नमस्ते सभी छात्र और छात्राओं को। आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से इकाई 3 स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय सरकार और प्रशासन होते क्या हैं? तो आप जिस भी जगह में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं या किसी समुदाय में रहते हैं या फिर किसी इलाके में रहते हैं या किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो उस जगह की समस्याओं को जो हल करते हैं या उनकी जिम्मेदारियों को देखते हैं, वो होती है स्थानीय सरकार और प्रशासन। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, इन्होंने हमें दिखाया है कि पहले चित्र में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में हमने देखा कि सड़कों पर लगी हुई लाइट्स को सब देख रहे हैं। तीसरे चित्र में खेती में कर रहे काम के बारे में कुछ बातचीत हो रही है और चौथे चित्र में हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया गया है। अब इन्हीं सब कार्यों की जिम्मेदारी किस पर होती है? वो होती है स्थानीय सरकार और प्रशासन पर। अब हम अध्याय 5 पंचायती राज को शुरू करते हैं, तो जिसका एक छोटा सा परिचय है। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो देखो, अभी तक हमने प्रतिनिधि चुनने के बारे में सुना था, चुनाव के बारे में सुना था, अलग अलग तरह से कैसे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनको वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गांव में किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से वो अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, और गांव की जो सभा होती है वो किस तरह से इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजना बनाई है। आपने भी पंचायत के बारे में सुना होगा कि गांव में क्या होता है कि एक पंचायत बना दी जाती है। जब भी गांव में कुछ समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो उनको लेकर जो है पंचायत के पास जाया जाता है और फिर पंचायत उन समस्याओं के लिए हल बताती है। तो यहाँ पर वही बात चल रही है। अब है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाली खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत ही पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यानी कि जिसे वाटरशेड भी कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए
कहा। अब हमने देखो यहाँ पर देखा कि ये जो ग्राम सभा हो रही थी, यानी कि जो सरपंच और पंचों की सभा हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था, गांव की समस्याओं के बारे में बात हो रही थी। और उन समस्याओं में 2 समस्याओं के बारे में बात की गई। पहली समस्या थी सड़क की मरम्मत की समस्या और दूसरी थी पानी की समस्या, जिस पर कि लोग अपने अपने विचार बता रहे थे और अपने अपनी तरीके से हल बता रहे थे, जिसमें कि तिजिया ने अपना हल बताया और अनवर ने अपना हल बताया। अब यहाँ पर देखो हमें बताया गया है कि ग्राम सभा होती क्या है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो ग्राम सभा है वो एक पंचायत के क्षेत्र में, यानी कि जिस गांव की वो पंचायत है, उसी गांव से जो वयस्क नागरिक होते हैं उनको कुछ लोगों को मिलाकर ये एक पंचायत बनाई जाती है। और वो लोग जब सभा को करते हैं तो वो कहलाती है ग्राम सभा। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या कम से कम या एक से ज़्यादा, मतलब इसमें एक गांव भी हो सकता है और इसे एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। यानी कि कई बार जब आसपास 2-3 गांव पास में ही होते हैं तो वो क्या करते हैं, 3-4 गांव को मिलाकर, हर गांव से कुछ कुछ लोगों को मिलाकर वो पंचायत बना देते हैं, यानी कि सरपंच बना देते हैं और फिर वही लोग ग्राम सभा को करते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो इन्होंने देखो कहा है कि जो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या होना जरूरी है, या तो वो 18 वर्ष का हो या फिर 18 वर्ष से अधिक का हो, दूसरी कि उसको वोट देने का अधिकार हो, और तीसरी बात कि गांव की जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना चाहिए। इसके बाद आगे है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो अब इन्होंने देखो कैसे बताया है कि क्या होता है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2-3 गांव में से मिलकर लोग चुन रहे हैं, तो हर एक गांव से जो लोग हैं वो वोट देंगे और अपने एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो वो जो प्रत्येक प्रतिनिधि है वो कहलाता है पंच। अब ये जो सारे पंच होते हैं, इनमें से किसी एक को चुनकर जो है उसको बनाते हैं सरपंच। और जो वो सरपंच होता है वो उस पूरी पंचायत का मुखिया होता है, वो ही अहम फैसले लेता है। लेकिन इसमें सारे पंचों की सहभागी भी जरूरी होती है। और ये 5 साल तक अपना कार्यभार, अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। अब देखो इन पंचायत, ये जो पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं, इनके अलावा एक और सदस्य होता है, वो है सचिव। लेकिन इसकी नियुक्ति जो है वो किसी गांव के लोगों द्वारा या सरपंचों द्वारा नहीं की जाती, ये सरकार के द्वारा की जाती है। और इस सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना कि क्या कार्य हो रहा है या फिर क्या कार्य नहीं हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती है? तो इसका उत्तर है, किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों जिसकी उम्र 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो,
जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। और इन्हीं सदस्यों को मिलाकर जो सभा बनती है वह कहलाती है ग्राम सभा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए? तो इसका उत्तर है, ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा हुई। नंबर 1, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया। नंबर 2, गांव में पानी की कमी। इसके बाद समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित हल सुझाए गए। नंबर 1, सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना, जिससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। नंबर 2, हैंडपंप को और गहरे कर लेना तथा कुओं को साफ करना। नंबर 3, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड प्रारंभ करना। नंबर 4, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध तथा टंकियां बनाना। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है गरीबी रेखा के बारे में। गरीबी रेखा का मतलब हुआ कि जो लोग अपनी सुविधाओं को पूरा नहीं कर सकते, सुविधाओं या फिर ये कह सकते हैं कि जो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को भी नहीं खरीद सकते हैं, उन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे घोषित किया जाता है कि वह गरीब है। लेकिन जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, अपनी सुविधाओं को भी पूरा कर सकते हैं, उनको गरीबी रेखा के नीचे हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर गांव के लोग वही बात कर रहे हैं, कोई किसी का नाम ले रहा है तो कोई किसी का नाम ले रहा है, जिसपे कि सब बात कर रहे हैं कि नहीं, इसको गरीबी रेखा के नीचे नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके पास रंगीन टेलीविज़न है और उसके पास मोटरसाइकिल भी है। उसके बाद किसी के लिए कहा जा रहा है कि उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कहा जा रहा है कि सुखी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है और जो मज़दूर है उसको गरीबी रेखा के नीचे रखा जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसी बारे में बात हो रही है कि किसको गरीबी रेखा की सूची में रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहो। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर
बात हो रही थी कि किसका नाम रखा जाए किसका नहीं रखा जाए, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी या वो कह नहीं पा रहे थे कि किसका नाम रखना चाहिए या किसका नाम नहीं रखना चाहिए। लेकिन वहां पर सरोज ने हिम्मत दिखाकर उठकर खड़े होकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम भी जो है सूची में होना चाहिए। फिर सरपंच ने उस आदमी से पूछताछ की जिसने कि गांव के सभी लोगों का सर्वेक्षण किया था गरीबी रेखा से नीचे नाम लिखने के लिए। तो उसने बताया कि वह जब भी ओम प्रकाश के घर जाता था तो उसको वह नहीं मिलता था और उसको लगता था कि शायद वह किसी काम से कहीं गया हुआ है या काम की तलाश में कहीं गया हुआ है। तो सरपंच ने फिर उसको निर्देश दिए कि पहले ओम प्रकाश की पारिवारिक आय के बारे में पता किया जाए और अगर उसकी आय सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम होती है तो उसका नाम जो है वो गरीबी सूची में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें सवाल दिए गए हैं। सवाल से पहले हमें यहाँ पर देखो एक और छोटी सी रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें लिखा है ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखो इन्होंने कहा है कि जो पंचायत के लोग होते हैं वो इसलिए होते हैं या फिर उनका ये महत्वपूर्ण काम होता है कि वो गांव की कोई भी अगर समस्या है या कोई भी कार्य है उसको वो निष्पक्ष रूप से पूरा करें और वो इसको पूरा करते भी हैं। लेकिन कैसे? निष्पक्ष रूप से, यानी कि किसी की तरफ वो पक्षपात नहीं होते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। अब देखो इन्होंने बताया है कि ग्राम सभा क्या करती है कि वो जो भी योजनाएं बनाती है या फिर जो भी कार्य प्रणाली बनाती है वो क्या करती है, सभी को बताती है। और जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं तो कोई एक या दो मिलकर अपने तरीके से काम नहीं करता। इसमें क्या होता है, जो सरपंच होते हैं, जो मुखिया होता है, वो सभी को निर्देश देता है, इसकी जिम्मेदारी लेता है कि सारा काम सही तरीके से चले और कोई अपनी मनमर्जी ना चला सके। और उसके अलावा वो पैसों का दुरुपयोग ना हो रहा हो इस पर भी निगरानी रखता है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह हमने देखा जो ग्राम सभा है वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र भी रखती है और इस चीज़ के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार और जवाबदेह भी मानती है कि सब जो है सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं, या फिर किसी भी तरह का कोई गलत कार्य ना कर रहे हों। अब यहाँ पर सवाल है। तो पहला सवाल है, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो इसका उत्तर है, ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में निम्नलिखित गड़बड़ी थी। नंबर 1, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नटवर का नाम शामिल था, जबकि उसने अभी एक रंगीन टीवी खरीदा था और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी थी। नंबर 2, इस गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों में बिरजू का नाम भी था, जबकि बिरजू के पास काफ़ी ज़मीन थी, फिर भी बिरजू का नाम गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में शामिल था। नंबर 3, ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर था, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था, परंतु उसका नाम इस गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नहीं था। अब अगला सवाल है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? उत्तर, सरोज के उकसाने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि अमीर चंद के पास बहुत सारी ज़मीन थी। वह एक ज़मींदार था, वह अमीर चंद से डरता था।
इसके बाद अगला सवाल, क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी है जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? तो इसका उत्तर है, हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसमें लोग अपने लिए बोल नहीं पाते हैं। लोग अपने लिए इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी समाज में स्थिति कमज़ोर होती है। वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों रूप में कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण वह किसी भी विपरीत स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए वह किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने के लिए ऐसा करते हैं और वह चुप रह जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो देखो, इन्होंने बताया है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसका कार्य क्या होता है। उसकी एक तो नियमित रूप से बैठक होती है और दूसरा काम होता है उसका, जो कि उसका मुख्य काम है कि गांव में किसी भी तरह का विकास कार्यक्रम हो उसको वह वहाँ पे लागू करवाए। इसके अलावा जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब यहाँ पर हमें एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें कि एक महिला है और आप देख रहे हो कि उसके हाथ में एक पुरस्कार है, तो जिसके नीचे लिखा है, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि ये महाराष्ट्र के 2 पंच हैं जिन्होंने कि 2005 में अपनी पंचायत में बहुत ही अच्छे से काम किया, इसलिए इन दोनों को निर्मल ग्राम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के काम। तो जानते हैं कि ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। नंबर 2, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। नंबर 3, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। इसके बाद है ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। तो ग्राम पंचायत की आमदनी कहाँ से होती है या फिर उसकी आय कहाँ से वह अर्जित करता है, उसके स्रोत यहाँ पर बताए हुए हैं। नंबर 1, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। नंबर 2, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। नंबर 3, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। यह दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। तो देखो, अब इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि जो कुछ राज्य होते हैं वो ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। समितियां या फिर आप जिसको कि आप एक ग्रुप कह सकते हो, उस तरीके से वो ये समिति बनाती है। जैसे कि कुछ काम बनवाने का काम है, कुछ निर्माण करवाना है, तो उसके लिए एक निर्माण समिति बना दी। इसमें जो लोग सम्मिलित होते हैं, कुछ तो गांव के लोग सम्मिलित होते हैं और कुछ इसमें जो पंच होते हैं या फिर कुछ ग्राम सभा के लोग होते हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये दोनों मिलकर, यानी कि ग्राम सभा के सदस्य और गांव के सदस्य, ये मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। जो भी निर्माण का कार्य होता है उसकी देखरेख करते हैं, उसको चलाते हैं। अब यहाँ पर हरदास ग्राम के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि देखते हैं हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वह आपको याद है?
तो आपको याद ही होगा, एक तो कहा गया था कि नदियों से पानी लाकर बड़ी सी टंकी में भरा जाए, और दूसरा सुझाव अनवर ने दिया था कि छोटे छोटे डैम बनाए जाए उसके बारे में। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। अब इसके बाद है उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने पानी की समस्या के लिए एक हल सोचा कि पहले एक कुएं को साफ किया जाए और फिर 2 हैंडपंपों को गहरा करा जाए। अब इससे क्या होगा कि जो गांव के लोग हैं वो बिना पानी के नहीं रहेंगे, उनके पास पानी होगा। सरपंच ने ये सुझाव दे दिया कि जो पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के लिए जो कुछ पैसा था वो उन्हीं पैसों को इन काम में लगा देंगे। अब इसके लिए सचिव भी मान गए और उन्होंने इस निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे, क्योंकि अभी जो समस्या का हल उन्होंने सोचा वो स्थायी हल नहीं था, मतलब कि वो कुछ समय के लिए ठीक था। लेकिन यह हल समस्या जो है वो, ये जो हल था वो हमेशा के लिए नहीं चलने वाला था, दोबारा से ये परेशानी खड़ी हो सकती थी। तो इसलिए उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से इस बारे में प्रश्न करेंगे, पानी की समस्या को उठाएंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण के पानी से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा, यानी कि अगर मान लीजिए पानी को इकट्ठा करा जाए तो इससे क्या पानी के स्तर पर कोई फर्क पड़ेगा। फिर इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करेंगे और इस योजना पर अधिक जानकारी को इकट्ठा करेंगे। अब इसके बाद सवाल है, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। तो इसका उत्तर है, हरदास ग्राम पंचायत में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। नंबर 1, एक कुआं साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया, ताकि गांव को बिना पानी के रहना ना पड़े। नंबर 2, ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण की योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। फिर अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह निर्णय लेने जरूरी थे और क्यों। तो इसका उत्तर है, हरदास ग्राम पंचायत में यह निर्णय लेना जरूरी था, क्योंकि गांव के लोगों के सामने पानी की ही समस्या सबसे बड़ी थी। अतः सबसे पहले उसी समस्या को हल करने का निर्णय लिया गया। अब ये तो देखो, आपको भी पता है कि जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सड़क हो चाहे कुछ भी हो, उसके आगे सबसे ज़्यादा हमारे लिए पानी ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस समस्या का हल निकालना शुरू किया। इसके बाद अगला सवाल है, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हरदास ग्राम पंचायत की अगली बैठक में लोग निश्चित रूप से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम आगे है, पंचायत के 3 स्तर। अभी तक देखो हमने पढ़ा कि पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा कैसे बनती है, उसमें उसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे बनते हैं और कौन होते हैं,
उसके बाद हमने देखा कि ग्राम सभा या जो पंचायत है उनके कार्य क्या होते हैं, वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, कैसे वो भागीदारी दिखाते हैं अपने कार्यों के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे पंचायत के 3 स्तर, लेकिन अभी के लिए हम हमारी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और पंचायत के 3 स्तर हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा है, जिन भी प्रश्नों के हमने उत्तर पढ़े हैं, उनको आप दोहराइए और अच्छे से समझिए और मिलेंगे हम लोग अपनी अगली कक्षा में, जिसमें कि हम आगे हमारे इस पाठ को पूरा करेंगे, पंचायती राज को। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अब हम अध्याय 5 पंचायती राज को आगे पढ़ना शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे पंचायत के 3 स्तर। तो अभी तक हमने पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायत के कार्य के बारे में पढ़ा, पंचायत के सदस्य कौन होते हैं वो हमने पढ़ा, किस तरह पंचायत जो है हमारी समस्याओं का हल निकालती है वो हमने पढ़ा। उसके लिए देखो यहाँ पर हमें 2 फोटो भी दिखाई गई हैं। एक फ़ोटो में आप देख ही रहे हो कि बिल्कुल बंजर ज़मीन है, बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है ज़मीन, पत्थर पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। दूसरी फ़ोटो में हमें दिख रहा है कि हरा भरा मैदान है, पानी भी है और इस फ़ोटो के नीचे भी लिखा हुआ है कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर ज़मीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया है। तो देखो, ये जल संवर्धन विकास का कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत लोगों ने क्या करा है, 2 साल में इस बंजर भूमि को इस हरे भरे मैदान में बदल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पंचायत के 3 स्तर को पढ़ते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसको चुनते हैं। तो देखो, ये पढ़कर हमें क्या पता चला है कि जो हरदास गांव की ग्राम सभा है और जो वहाँ की पंचायत के बारे में हमने अभी तक जो भी पढ़ा, हमें उससे ये पता चला है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गांव के लोग जो हैं वो वहाँ के कार्यों के लिए भागीदार रहती है, उसमें अपनी भागीदारी दिखाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होती है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होती है और ये ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनके प्रति ये जवाबदेह होती है क्योंकि इनके ऊपर ही गांव की समस्याओं का, गांव की परेशानियों का या गांव के जो भी कार्य, विकास स्तर के कार्य होते हैं वो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होते हैं। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो देखो, अब हमें यहाँ पर पंचायती जो है हमारी पंचायत के 3 स्तर के बारे में पता चला है। पहला स्तर है पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा स्तर है विकास खंड और तीसरा स्तर है हमारा जिला पंचायत या जिला परिषद। तो जो कि हमारे स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं, जो कि पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद के बारे में सोचती है और जो आवंटित राशि होती है उसके वितरण की व्यवस्था भी ये करती है। तो एक तरीके से हमने देखा जाए तो ये जो तीनों ही स्तर हैं ये गांव के लोगों के प्रति, गांव के प्रति जो भी समस्याएं होती हैं उनके प्रति ये जिम्मेदार और जवाबदेह होते हैं। आगे है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े
और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अब देखो यहाँ पर संविधान ने जिस तरीके से ये पंचायतें बनाई हैं, ये समिति बनाई है, ये जिला परिषद बनाए हैं, इसके लिए सरकार ने क्या करा है, कुछ कानून भी बनाए हैं। अब हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग पंचायतें हैं, ग्राम सभा हैं, तो ये भी हो सकता है कि इनके लिए कुछ अलग अलग कानून हो। सभी के कानून समान हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसे बनाने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव की व्यवस्था में अपनी भागीदारी को बढ़ा सकें और उनको आवाज़ उठाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सकें। अब यहाँ पर हमारा अध्याय ख़त्म हुआ और एक आखिरी कार्य है जो कि आपको करना है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। अब अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी अध्यापिका से ये कहना है कि वो आपकी कक्षा में किसी भी ऐसे सदस्य को आमंत्रित करें और फिर आप उनके कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपके स्कूल नहीं खुले हुए हैं, तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने माता पिता से भी इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। किसी भी जो है आप मिल सकते हैं, जनपद से, परिषद से या फिर सरपंच से या पंच से आप मिल सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं कि वह किस तरह से कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो इस कार्य को आप ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर है, हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। नंबर 1, गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया था। नंबर 2, गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी थी। इन समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। नंबर 1, गांव के एक कुएं को साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। नंबर 2, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। नंबर 3, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में की गई गड़बड़ी को दूर करने का निर्णय लिया गया। अब हमारा प्रश्न 2 है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों? इसका उत्तर है, ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। वह ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि वह ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा? अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए कि यह काम क्यों किया गया, इसके बाद पैसा कहाँ से आया और काम पूरा हुआ या नहीं। तो इसका मतलब हुआ या तो आप अपने तो इसका मतलब हुआ कि आपको इस प्रश्न में क्या बताना है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं या आपके पास का कोई क्षेत्र है वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ की पंचायत द्वारा या ग्राम सभा द्वारा कोई भी एक कार्य के बारे में आपको बात करनी है और वह कार्य क्यों किया गया, उस कार्य को करने के लिए पैसा कहाँ से आया और काम पूरा हुआ या नहीं, वह आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर है यह काम क्यों किया गया। तो गांव में पंचायत ने नालियां बनाने का काम किया क्योंकि गांव में गंदा पानी चारों ओर फैला रहता था जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी और गांव में बीमारियां फैलने का खतरा था। फिर है पैसा कहाँ से आया।
तो पैसा निम्नलिखित स्रोतों से आया। नंबर 1, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। नंबर 2, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है। नंबर 3, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से आने वाली राशि। फिर है ग, काम पूरा हुआ या नहीं, तो यह काम पूरा हुआ। अब हमारा चौथा प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है। तो इसका उत्तर, पहले हम ग्राम सभा के बारे में बताएंगे। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। अब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न है, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक खबर दी है, उसको पढ़ेंगे हम और उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। चौफला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांवों की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड 35 वर्ष के हैं जो को 7 लोगों ने मिलकर डंडे, लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे कि वह टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते हैं। और ये खबर हमें कहाँ से मिली है, इंडियन एक्सप्रेस की है ये खबर, जो कि 1 मई 2000 को छपी थी। तो देखो, इस खबर को पढ़कर हमें पता चला कि यह एक निमोन गांव है जिसके बारे में बता रहे हैं और वहाँ पर पानी की कमी चल रही है, पानी की समस्या चल रही है और जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी पानी की ज़रूरत के लिए टैंकर पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे पता चला है कि 7 लोगों ने मिलकर उस गांव के एक सदस्य जिसका नाम भगवान लॉर्ड था उसको पीटा है डंडे से, लोहे की छड़ से। और पीटने का कारण हमें कब पता चला, जब कुछ लोगों ने भगवान महादेव लॉर्ड को अस्पताल ले गए और अस्पताल में जब लाड ने पुलिस को रपट लिखवाई तो हमें उनको पीटने का कारण पता चला। और पीटने का कारण था कि जो गांव में पानी का टैंकर आता था, उस पानी के टैंकर को लाड चाहते थे कि गांव की जल आपूर्ति के लिए एक टंकी बनाई गई थी जिससे कि सभी लोगों में पानी समान रूप से वितरण हो सके। वह चाहते थे कि उस टैंकर से पानी उस टंकी में भर दिया जाए, लेकिन कुछ ऊंची जाति के लोग थे जो कि इस बात के खिलाफ थे और वो यह सोचते भी थे और चाहते भी थे कि टंकी के पानी पर सिर्फ ऊंची जाति के लोगों का अधिकार रहे और जो दलित जाति के लोग हैं उनको इस टंकी का पानी ना मिले। अब हमें कुछ प्रश्न हैं उसके उत्तर देंगे। तो क प्रश्न है, भगवान लाड को पीटा क्यों गया था। तो इसका उत्तर है, भगवान लाड चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो सके। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे क्योंकि वह टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। फिर ख प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है, क्यों। तो इसका उत्तर है, यह एक भेदभाव का मामला था
क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं करना चाहते थे। वह टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं देना चाहते थे और यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता के अधिकार की अवहेलना ही थी। अब हमारा प्रश्न 6 है, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो जल संरक्षण होता क्या है, हम ये जानते हैं। इसका उत्तर, पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना तथा पानी को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं। नालों पर चेक डैम या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। जलाशय, बावड़ियाँ आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जाता है ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके और उसका संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है तथा पानी की कमी के दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। अब देखो, आपने भी देखा ही होगा कभी अगर आप पानी को बर्बाद करते होंगे या बहते हुए देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि नहीं, हमें पानी को बर्बाद नहीं होने देना है। या जब आप गिराते होंगे तो आपके बड़े भी आपसे बोलते होंगे कि नहीं, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यही यहाँ पर बात की जा रही है कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी का बचाव करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा अध्याय 5 पंचायती राज खत्म होता है, जिसमें हमने पंचायत के बारे में जाना, ग्राम सभा के बारे में जाना और जिला परिषद के बारे में जाना। इसके अलावा इसके सदस्य कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हमने जाना। किस तरह ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो होती है गांव की समस्याओं का हल निकालती है, वो हमने इसमें पढ़ा। और हमने ये भी जाना है कि गांव के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह इसमें अपनी भागीदारी दिखाए और उनको अधिक से अधिक बोलने का मौका मिले, इसलिए सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाए हैं। फिर हमने पढ़ा कि जल संरक्षण भी हमें करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और हमारे काम भी आता है। तो यहाँ पर यह अध्याय ख़त्म हुआ, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारा हमें ज्ञान भी मिला, बहुत सारी हमारी शिक्षा हमें मिली है। तो यहाँ पर अब हम अपनी कक्षा को पूरा करते हैं क्योंकि हमारा अध्याय भी ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग हमारी अगली कक्षा में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक आप इस अध्याय को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़िए, दोहराइए और समझिए। इसके साथ साथ इसके प्रश्नों को आप करिए और उसके हल को समझिए। तो मिलते हैं हम लोग हमारी अगली कक्षा में।